Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now, in this session, we will discuss the DLR part of slot 1 from CAT 22. ठीक है, so CAT 2022 से जो slot 1 का DILR था, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो दिस वाज द फर्स्ट सेट. देखो यहाँ पे जो है ये एक तरह से आप कह सकते हो रूट्स एंड नेटवर्क्स टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें आपको नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक रूट्स का मैप दिया हुआ था. ठीक है, मेट्रो लाइंस का है ये. और यहाँ पे अब देखो इंफॉर्मेशन आप सबको पता है, जो ये छोटे डॉट्स हैं ये स्टेशंस हैं. ठीक है, जो ये रेक्टेंगल्स हैं ये बेसिकली टर्मिनल स्टेशंस हैं. ठीक है, और जो ये डायमंड शेप में से RSTV है, ये आपके पास जंक्शंस हैं. और जो ट्रेन है, ईच ट्रेन रन्स ईदर ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बट नॉट बोथ. ऑल द ट्रेन स्टॉप फॉर 2 minutes एट ईच ऑफ द जंक्शंस. तो जो ये वाले जंक्शंस हैं यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है एंड फॉर 1 minute एट ईच अदर स्टेशन. बाकी जो छोटे स्टेशन हैं यहाँ पे 1-1 मिनट के लिए रुकती है. It takes 2 minutes to reach the next station for trains going in the east and west direction. तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मतलब अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो 2 मिनट लगते हैं, यहाँ से यहाँ जाने में 2 मिनट लगेंगे. ऐसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 2 मिनट लगते हैं और इस तरफ को जाने में 3 मिनट लगते हैं. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 3 मिनट लगते हैं. ठीक है, फॉर ईच टर्मिनल स्टेशन द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट्स एट 6 AM, द लास्ट लीव्स द टर्मिनल एट मिडनाइट. Otherwise, during the service hours, there is a metro service every 15 minutes in the north-south direction. तो इसका मतलब ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है यहाँ पे हर 15 मिनट के बाद सर्विस है, और फॉर ईस्ट वेस्ट हर 10 मिनट के बाद, यहाँ पे हर 10 मिनट के बाद सर्विस है. After completing a trip at terminal station before it can undertake the next trip in the reverse direction, the train should rest at least 15 minutes. तो जब ट्रेन, मान लो कोई ट्रेन यहाँ से यहाँ गई, जब वो ए टर्मिनल पे पहुंची तो वहां पे पहुंचने के बाद जब वो वापस अपनी रिवर्स जर्नी स्टार्ट करेगी तो एटलीस्ट 15 मिनट का वहां पे जो है रेस्ट करेगी. एटलीस्ट लिखा है यहाँ पे. ठीक है, ध्यान रखना, एग्जैक्टली 15 मिनट नहीं है, 15 से ज्यादा हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 15 तो चाहिए. And all the questions are related to this metro service only. Assume that if someone reaches a station exactly at the time a train is supposed to leave, then he or she can catch the train. तो अगर कोई पर्सन है जो exactly उस टाइम पे स्टेशन पहुंचता है जब वो ट्रेन निकलने वाली है, तो वो उस ट्रेन को पकड़ सकता है. Now let's see the first question. फर्स्ट कह रहा है हरी इज रेडी टू बोर्ड द ट्रेन एट 8:05 फ्रॉम स्टेशन M. तो हरी स्टेशन M पे 8:05 पे पहुंच गया. ठीक है, देन व्हाट इज द अर्लीस्ट दैट ही कैन रीच द स्टेशन N. देखो एक चीज यहाँ पे ना नोट करना, यहाँ पे अगर देखोगे आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में तो एक गैप्स कितने हैं, 1 2 3 4. ठीक है, 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20. तो 20 गैप्स इस तरफ है. ऐसे इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप्स इस तरफ है. ठीक है, अब ये 20 गैप्स का मतलब हो गया 20 × 2. क्यों? क्योंकि हर दो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में ट्रेन को 2 मिनट लगते हैं, 40 मिनट्स. ठीक है, तो ये जो गैप्स हैं, जो ये 20 गैप्स हैं, इनको कवर करने में ट्रेन को लगेंगे 40 मिनट्स. और जो ये स्टेशन हैं, छोटे वाले स्टेशन हैं, वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. अब ये 17 स्टेशन पे जो ट्रेन है 1-1 मिनट के लिए रुकेगी, तो 17 मिनट्स के लिए यहाँ रुकेगी. 2 जंक्शंस हैं, हर जंक्शन पे ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती है, तो 4 मिनट यहाँ रुकेगी. ठीक है, तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 61 मिनट लगेंगे ट्रेन को टू रीच फ्रॉम M to N. अब ये पर्सन जो है 8:05 पे यहाँ पे रेडी है स्टेशन M पे. अब जो इसको पहली ट्रेन मिलेगी यहाँ पे, वो 8:05 पे नहीं मिलेगी इसको ट्रेन. ठीक है, हर ट्रेन जो है वो यहाँ पे 10 मिनट के बाद चलती है. ईस्ट वेस्ट लाइन के ऊपर हर ट्रेन जो है 10 मिनट के बाद चलेगी. तो जो सुबह 8 बजे वाली ट्रेन है वो यहाँ से निकल चुकी है. अब इसको जो ट्रेन मिलेगी वो 8:10 पे मिलेगी. ठीक है, तो अब 8:10 पे इसको ट्रेन मिलती है और इसको पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगेंगे यहाँ पे 61 मिनट्स. तो 61 मिनट्स अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो 50 मिनट्स के बाद 9 हो जाएगा, 11 मिनट और हैं, टाइम आएगा 9:11 AM. तो पहले का आंसर आएगा 9:11 AM. तो अगर हरी को यहाँ पहुंचना है तो उसको वो अर्लीस्ट 9:11 पे पहुंच सकता है एट स्टेशन N. ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन था आपका. नेक्स्ट में कह रहा है इफ प्रिया इज रेडी टू बोर्ड द ट्रेन एट 10:25 AM फ्रॉम स्टेशन T, व्हाट इज द अर्लीस्ट दैट शी कैन रीच द स्टेशन S. अब जो प्रिया यहाँ पे है, प्रिया T स्टेशन पे है 10:25 पे. ठीक है,
तो अगर यहाँ पे एक बार फिर लिख लें तो प्रिया जो है शी इज एट स्टेशन टी एट 10:25 AM। अभी देखो यहाँ पे ना या तो ट्रेन बी से आएगी या पी से आएगी। अगर बी से आएगी तो देखो यहाँ पे गैप से तीन तीन गैप्स हैं, तीन गैप का मतलब हो गया 3 मिनट, एक गैप के लिए तो 3 × 3 9, और 2 मिनट यहाँ जंक्शन पे रुकेगी ट्रेन तो +2, मतलब जो भी ट्रेन बी से चलेगी उसको यहाँ तक आने के लिए 11 मिनट लगेंगे। सेम यहाँ पे 2 4 6 8 4 गैप हैं तो 8 मिनट ये हो गए, +9 10 11 3 मिनट यहाँ पे स्टेशन पे रुकेगी, तो यहाँ से पी से जो ट्रेन आएगी उसको भी 11 मिनट लगेंगे। मतलब चाहे ट्रेन पी से आए चाहे बी से आए, टी तक पहुंचने के लिए ट्रेन को 11-11 मिनट ही लगने वाले हैं। अब देखना ये है कि वो कौन सी ट्रेन पकड़ेगी, बी वाली या पी वाली, हमें पहुंचना है अर्लीस्ट पे। देखो अब जो ट्रेन बी से चलेगी वो 15 मिनट के बाद चलती है, ठीक है, और ये लेडी जो है यहाँ पे 10:25 पे ये पहुंच चुकी है। अब इसको जो यहाँ से ट्रेन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, यहाँ ट्रेन चलती है 10 बजे वाली, 10 बजे वाली ट्रेन तो यहाँ पे 10:13 पे निकल चुकी होगी, ठीक है। फिर 10:15 वाली जो ट्रेन आएगी जो यहाँ से 10:15 पे चलेगी ट्रेन, वो ट्रेन यहाँ तक आने में लगेंगे उसको 11 मिनट्स। सो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन स्टेशन बी की। बी से अगर ट्रेन 10:15 बजे चलती है तो वो 11 मिनट के बाद वो ट्रेन टी पे पहुंचेगी, मतलब 10:26 पे टी पे पहुंचेगी, और प्रिया 10:25 पे यहाँ पहुंच चुकी है। सिमिलरली अगर मैं पी की बात करूं, स्टेशन पी की बात करूं, तो यहाँ से ट्रेन सुबह 10 बजे निकली होगी, फिर 10:10 पे निकली होगी, फिर 10:20 पे निकली होगी। जो ट्रेन यहाँ से 10:10 पे निकली है ना, वो 11 मिनट लगाने के बाद 10:21 पे यहाँ पहुंची होगी, और 2 मिनट के बाद 10:23 पे वो टी टर्मिनल को छोड़ चुकी होगी, टी जंक्शन को छोड़ चुकी होगी, जबकि प्रिया वहां पहुंच रही है 10:25 पे, ठीक है। तो जो इसको अब यहाँ से ट्रेन मिलने वाली है पी वाली, वो मिलेगी जो यहाँ से 10:20 पे चली होगी, जो यहाँ पे 11 मिनट्स के बाद 10:31 पे पहुंचेगी। अब इसका मतलब ये है कि अगर उसे जल्दी पहुंचना है तो वो पी वाली ट्रेन नहीं पकड़ेगी, फिर वो बी वाली ट्रेन पकड़ेगी जो 10:26 पे यहाँ से निकलने वाली है। 10:26 पे यहाँ पे पहुंचेगी, 10:28 पे यहाँ पे निकलेगी, वो 2 मिनट यहाँ रुकेगी तो 10:28 पे वो यहाँ से निकलेगी, ठीक है जी। चलो जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रिया यहाँ पे ट्रेन पकड़ेगी वो कौन सी होगी, वो जो 10:15 पे यहाँ से चलेगी, वो 11 मिनट्स के बाद यहाँ 10:26 पे यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, 2 मिनट यहाँ रुकेगी, और 10:28 पे वो यहाँ से निकलेगी, वो ट्रेन यहाँ से 10:28 पे निकलेगी। अब ये ट्रेन 10:28 पे निकलने के बाद आर पे कितने पे पहुंचेगी, 1 2 3 4, ठीक है, 4 गैप है, 4 × 3 हो गया 12 मिनट, ये हो गए 3 बीच में हो गए, +3 15, 15 मिनट लेगी ये, मतलब 10:28 पे यहाँ से निकलने के बाद 15 मिनट के बाद ये ट्रेन आर पे पहुंचेगी, तो प्रिया 10:43 पे आर जंक्शन पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अब आर जंक्शन पे 10:43 पे या उसके बाद कौन सी ट्रेन आने वाली है, वो एम से आएगी, तो वो ट्रेन जो एम से चलेगी वो ऑब्वियसली 10:40 वाली होनी चाहिए, क्योंकि 10:30 वाली ट्रेन या 10:30 वाली होनी चाहिए, क्योंकि देखो 10:30 पे जो ट्रेन आएगी वो ट्रेन 11 मिनट्स के बाद आर पे पहुंचेगी, जैसे यहाँ 11 मिनट है यहाँ भी 11 मिनट्स हैं, तो 11 मिनट्स ऐड कर दें इसमें, अगर हम लोग यहाँ अगर 11 मिनट्स ऐड कर दें तो 10:45 पे 10:41 पे वो ट्रेन आर पे पहुंचेगी, 2 मिनट रुकेगी, और वो 10:43 पे आर स्टेशन को छोड़ देगी। इसका मतलब ये हो गया कि 10:43 पे ये प्रिया भी आर पे पहुंच रही है, और जो ट्रेन एम से चली है वो 10:43 पे यहाँ से चलना शुरू करेगी, तो मतलब एग्जैक्टली उसी टाइम पे प्रिया स्टेशन पहुंच रही है जिस टाइम पे ये ट्रेन छूट रही है, एंड एज पर द लास्ट लाइन वो प्रिया इस ट्रेन को कैच कर सकती है। अब इसके बाद प्रिया ने और कितना मूव करना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गैप है, 10 गैप्स का मतलब हो गया 20 मिनट्स, 20 मिनट्स ये हो गए, और बीच में स्टेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हर स्टेशन पे 9 मिनट और रुकेगी, तो +9 मिनट्स, इसका मतलब 29 मिनट्स प्रिया को और लगने वाले हैं, ठीक है। तो 10:43 के बाद 10:43 के बाद अगर हम 29 मिनट्स और ऐड करेंगे तो 17 + 12 मतलब 11 12 पे जो है प्रिया यहाँ पहुंच जाएगी, 11 12 AM पे प्रिया जो है वो एस पहुंच सकती है एट द अर्लीस्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसको रेज कर देते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दैट हरिप्रिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच स्टेशन एस लेट, वो एस स्टेशन पे लेट पहुंचेगी। व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम बाय व्हिच शी मस्ट बी रेडी टू बोर्ड द ट्रेन एट स्टेशन एस
if she must reach the station B before 1 AM visiting going via station R. अब देखो हरिप्रिया ने क्या करना है, उसने यहाँ से S से R जाना है, फिर B जाना है, तो उसको B पे सुबह 1 बजे से पहले पहुंचना है। देखो जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे लगते हैं 61 मिनट्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसे अगर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देखेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो गैप्स हैं। 10 गैप्स का मतलब हो गया 10 into 3। अब ध्यान रखना यहाँ पे 2 मिनट नहीं लगते, 2 स्टेशन के बीच में 3 मिनट लगते हैं, तो 30 मिनट्स ये हो गए। देन 1 2 3 4 5 6 7 जो है छोटे स्टेशन हैं, और 2 जंक्शन हैं जिनमें 4 मिनट और लगने हैं, तो टोटल लगेंगे यहाँ पे 41 मिनट्स। अगर किसी को नॉर्थ साउथ जाना है तो टोटल जो टाइम लगता है वो 41 मिनट्स का लगता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अब वो देखो हरिप्रिया तो यहाँ पे लेट पहुंचने वाली है, एसपी तो लेट पहुंचेगी। अगर एसपी उसने लेट पहुंचना है तो और उसको यहाँ पे 1 AM से पहले पहुंचना है। अब देखो जो लास्ट ट्रेन यहाँ से छूटेगी ना ए से, वो 12 बज के सुबह 12 बजे छूटेगी, मिडनाइट पे 12 बजे छूटेगी, जो यहाँ पे 12:41 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर हरिप्रिया ये वाली ट्रेन पकड़ ले तो ये 12:41 AM पे यहाँ पहुंच जाएगी, जो 1 बजे से पहले पहले है। राइट, और ये ट्रेन आर पे कितने बजे निकलेगी, आर से कितने बजे निकलेगी ये देखना पड़ेगा। अब देखो आर तक आने के इसको लगेंगे 3 6 9, 9 का 9 और 2 11, 11 मतलब आर पे ये ट्रेन 12:11 पे पहुंचेगी। ठीक है, और ये उसका अराइवल टाइम होगा, और यहाँ से उसका डिपार्चर टाइम 2 मिनट के बाद 12:13 होगा। मतलब एट द अर्लीस्ट इसको यहाँ पे 12:13 तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके लिए देखो एस से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगता है इसको। यहाँ पे जो गैप्स हैं वो मेरे ख्याल से 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गैप्स हैं। 10 गैप्स का मतलब 2 मिनट के हिसाब से 20 मिनट्स, और 9 बीच में स्टेशन हैं, तो इसको टोटल 29 मिनट तो लगने हैं ट्रेन पकड़ने के बाद। तो अगर इसमें 29 माइनस कर देता हूँ, तो 13 माइनस किया तो ये 10:44 पे आएगी, हम मतलब 10:44 पे यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, ये 10:44 पे यहाँ पे ट्रेन पकड़ने के लिए तैयार रहनी चाहिए। उससे पहले हो सकती है, उसके बाद नहीं। अगर 10:44 के बाद ट्रेन पकड़ेगी, नॉट 10:44 सॉरी 11:44, क्योंकि ये 12 बजे के बाद है ना, 11:44, तो 11:44 के बाद अगर ट्रेन पकड़ेगी तो फिर ये ट्रेन मिस कर जाएगी, ये वाली ट्रेन मिस कर जाएगी। ठीक है, अब देखना ये है कि यहाँ पे 11:44 पे कौन सी ट्रेन पहुंचेगी। ऑब्वियसली बात है, ट्रेन चलेगी एन से। अब जो ट्रेन एन से चलती है, वो जो ट्रेन 11:40 पे चलेगी यहाँ पे, वो यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगी, 1 2 3 4 5 6 गैप्स, ये 12 13 14 15 16 17, वो यहाँ पे 11:57 पे पहुंचेगी। नहीं, ये ट्रेन नहीं चाहिए। ठीक है, जो ट्रेन 11:30 पे चलेगी, 11:30 पे जो चलेगी, 1 2 3 4 5 6 12 ये हो गए, 12 और 5 17 मिनट लगते हैं। ठीक है, 17 मिनट इसको लगते हैं। तो ये जो ट्रेन है अगर ये 11:30 पे पहुंची चलेगी, तो ये 17 मिनट्स के बाद, इसका मतलब 11:47 पे वो यहाँ से जा सकती है। इसका मतलब इसको ये ट्रेन भी नहीं पकड़नी। ठीक है, अब जो ट्रेन यहाँ पे 11:20 पे चलेगी, जो 11:20 से यहाँ चलेगी, 11:20 से चलने वाली जो जो यहाँ पे ट्रेन होगी, वो 17 मिनट्स के बाद 11:37 पे यहाँ पे पहुंचेगी। ठीक है, तो 11:37 पे यहाँ वो ट्रेन पहुंचेगी, मतलब वो ट्रेन 11:37 पहुंच, ये ट्रेन इसको पकड़नी पड़ेगी इसको। ठीक है, अब ये ट्रेन 11:37 पे पहुंचने के बाद 11:39 पे यहाँ से निकल जाएगी। इसका मतलब ये 11:44 पे भी नहीं पहुंच सकती, इसको एट द अर्लीस्ट 11:39 तक यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, तभी ये ट्रेन को पकड़ सकती है। तो इसका आंसर बनेगा 11:39। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, ये बहुत अगर आपने पहले वाला ये देखा कि इस तरफ 61 मिनट लगते हैं, इधर को 41 मिनट लगते हैं, ईस्ट वेस्ट में 61 मिनट्स और नॉर्थ साउथ में 41 मिनट लगते हैं, तो 4th और 5th क्वेश्चन जो है ये इसी के ऊपर बेस्ड थे, और ये इजी थे क्योंकि इनमें इतनी कैलकुलेशन नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विस ऑन द एबी लाइन। एबी लाइन पे जो सर्विस चाहिए हमें, देखो एबी लाइन पे, और कंसिडरिंग नॉर्थ एंड साउथ साउथ दोनों डायरेक्शंस को। अब देखो एबी लाइन पे टोटल लगते हैं 41 मिनट्स, मतलब जो ट्रेन सुबह 6 बजे निकलेगी, वो ट्रेन 6:45 पे, लेट से 6 बजे निकलती है ट्रेन ए से। ठीक है, और वो 6:41 पे बी पे पहुंच जाएगी, फिर वो 15 मिनट की रेस्ट लेगी कम से कम, मतलब 6:56 पे वो चलने के लिए बी से तैयार है। अब बी से जो ट्रेन चलेगी वो 6:56 पे नहीं चलेगी, वो 7 बजे चलेगी। मतलब बी टू ए जब ट्रेन चलेगी तो 7 बजे ट्रेन कौन सी चलेगी, जो ट्रेन सुबह पहली ट्रेन, अगर मैं मान लो इस ट्रेन को नाम नंबर दे दूं ट्रेन नंबर एक्स, तो ये ट्रेन एक्स 7 बजे बी से ए के लिए चलने के लिए तैयार है, वापस वापस इसकी जर्नी चलने के लिए तैयार हो जाएगी। इसका मतलब हमें ट्रेन कितनी चाहिए ए टू बी की तरफ,
एक जो 6 बजे चलेगी, एक 6:10 पे चलेगी, ठीक है, एक 6:20 वाली चाहिए डिस्टिंक्ट, एक 6:30 वाली चाहिए, 6:40 वाली चाहिए, ठीक है, और सॉरी ये नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ, दिस इज नॉट ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ पे 15 मिनट लगते हैं। तो एक 6 बजे वाली चाहिए, एक 6:15 वाली चाहिए, एक 6:30 वाली चाहिए, एक 6:45 वाली चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो 7 बजे वाली ट्रेन है वही होगी जो 6 बजे चली थी यहाँ से। तो यहाँ कितनी ट्रेन होगी? 4। तो 4 ट्रेन हमें चाहिए एक तरफ को, क्योंकि अब जो 6 बजे वाली ट्रेन थी, 7 बजे यही ट्रेन चलना शुरू कर देगी वापस, राइट। तो 4 ट्रेन हमें चाहिए ए टू बी, ऐसे 4 चाहिए होंगी बी टू ए। तो टोटल हो गया 4 + 4 8, ठीक है। तो 8 ट्रेन हमें चाहिए यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल यही इसी तरीके का है, वो कह रहा है कि पूरी सिटी को कवर करने के लिए कम से कम कितनी ट्रेन चाहिए। देखो उसका सीधा सा फिर से यही लॉजिक है, 8 ट्रेन हमें पता है यहाँ पे हैं, 8 यहाँ पे हैं, ठीक है। तो 16 ये होगी, क्योंकि जैसे 8 यहाँ पे आई हैं, 8 दूसरी लाइन पे आएंगी, तो 16 ट्रेन तो यही होगी। अब यहाँ पे ऐसे दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो वहां लगते हैं 61 मिनट्स, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लगते हैं 61 मिनट्स। मतलब जो ट्रेन एम से, लेट से एम की बात करूं, जो ट्रेन एम से सुबह 6 बजे पहुंच चलेगी, ये एन पे पहुंचेगी आफ्टर 61 मिनट्स, 7:01 पे। फिर ये 15 मिनट की रेस्ट लेके 7:16 पे चलने को तैयार है। कहने का मतलब ये एन से 7:20 पे चलने को तैयार है, ठीक है। तो हमें ट्रेन वो चाहिए जो 6 से लेके 7:10 तक चलेंगी। अब देखो यहाँ पे 10 मिनट इस तरफ का गैप आएगा, तो एक 6 बजे चलेगी, एक 6:10 पे चलेगी, एक 6:20 वाली चाहिए होगी, एक 6:30 वाली चाहिए होगी, एक 6:40 वाली चाहिए होगी, ऐसे ही एक चाहिए होगी 6:50 वाली, और एक 7 बजे वाली, और एक 7:10 वाली। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ट्रेन होगी ये वाली। अब ये 8 जो है ना, ये 8 तो वो है जो एम टू एन है, ऐसे ही डबल कर दो तो एन टू एम भी चाहिए होंगी, है ना, हमें दोनों तरफ देखना है। सो 16 ट्रेन होंगी यहाँ पे, तो 16, 8 चाहिए एम टू एन, 8 चाहिए एन टू एम, तो 16 ट्रेन ये होगी। सेम 16 ट्रेन आपको पी से क्यू, क्यू से पी भी चाहिए होंगी, तो 16 ये होगी। तो टोटल कितना हो गया? 16 + 16 + 8 + 8, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 48। तो लास्ट का आंसर था 48। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट। नो, ये सेट कह रहा है कि अधरा, विथी, शाया, धानवी, एस्थर, फातिमा, ये इंटरव्यूअर्स हैं, and in a process they award the funding for the new initiatives, and every interviewer individually interviews each of the candidates individually and awards a token only if she recommends funding. तो ये 6 लोग हैं, ये 6 इंटरव्यूअर्स हैं जो लोगों के इंटरव्यूज ले रहे हैं और उनको टोकन्स अवार्ड करते हैं अगर उनको लगता है कि उनको रिकमेंड, उनको फंडिंग अगर देनी चाहिए तो। जो टोकन्स है उनकी फेस वैल्यू 2 3 5 7 11 और 13 है। जो हर एक इंटरव्यूअर है दैट अवार्ड्स टोकन्स ऑफ अ सिंगल फेस वैल्यू ओनली। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। इसका इसका क्या मतलब है? देखो, ईच इंटरव्यूअर अवार्ड्स टोकन्स ऑफ सिंगल फेस वैल्यू ओनली। इसका मतलब है अगर अधरा जो है, अगर वो अवार्ड करेगी तो वो एक ही वैल्यू को अवार्ड करेगी। वो 2 को कर सकती है, 3 को कर सकती है, 5 को, 7 को, 11 को, 13 को। मान लो अगर अधरा ने किसी को लेट से 3 फेस वैल्यू का टोकन दिया, तो वो जितनों को भी टोकन देगी वो 3 की फेस वैल्यू वाला ही देगी। ऐसा नहीं है कि अधरा ने 3 भी दे दिया, 5 भी दे दिया, 7 भी दे दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अधरा ने अगर टोकन देना है तो किसी को, तो वो सिर्फ एक ही फेस वैल्यू का होगा। वो या 3 होगा, या फिर 5 होगा, वो या फिर 7 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही फेस वैल्यू का होगा वो। ऐसे बाकियों के लिए भी ऐसे ही है। अब उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जब इंटरव्यू हो जाती है कैंडिडेट की, तो जो उसको फंडिंग मिलती है वो क्या होता है, जो भी उसको टोकन मिले हैं उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 1000। जैसे किसी को अगर 257 का टोकन मिला है तो 2 × 5 × 7, और मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो उसको 70,000 मिल जाएगा। अब जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रगन्या है, काहिरा है, रशीदा है, समीरा है, तंत्रा है, ठीक है। और इनको जो फंड रिसीव हुए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ध्यान रखना ये रिस्पेक्टिवली नहीं थे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में थे। तो ये उनको फंड्स रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे पहले हमें देखना पड़ेगा, देखो 390,000 बन रहा है, तो 1000 तो बाद में मल्टीप्लाई करके आया होगा। देखना ये है कि 390 जो है वो इन 6 प्राइम नंबर्स में से किसका प्रोडक्ट बनता है। सो अगर 390 को देखेंगे, जो 30 × 13 बनता है, ठीक है, मतलब ये 2 × 3 × 5 × 13 बनेगा। ऐसे नेक्स्ट जो है 210 है, 210,000 है, तो 210 किसके कैसे बनता है? ये बनता है 2 × 3 × 5 × 7 से। नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 165,000। 165 आपका बनेगा 3 × 5 × 11 के साथ। ऐसे ही 77 बनेगा 7 × 11 के साथ, और 66 बनेगा आपका 2 × 3 × 11 के साथ। देखो अब यहाँ पे ना
कितने टोकन्स में 2 यूज हुआ है। देखो ये दिखना पड़ेगा कि कितने टोकन्स 2 वाले यूज किए, कितने 3 वाले किए। क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि हर इंटरव्यूअर जो है वो एक ही फेस वैल्यू का टोकन यूज करता है, एक ही फेस वैल्यू का। तो अब देखा है तो 2 कितने काउंट करेंगे तो 2 कितने यूज हुए यहाँ पे, 1 2, एक शायद वैल्यू रहेगी इसमें से, 390 भी हो गया, 210 भी हो गया, 16, हाँ 5 ही है, सॉरी 5 ही वैल्यूज हैं। हाँ जी, तो 2 कितने यूज हुए? 2 3 यूज हुए यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, 2 जो है 1 2 और 3 यूज हो रहे हैं। ऐसे ही 3 कितने यूज हो रहे हैं? 1 2 3, 3 और 4, 3 जो है वो 4 यूज हो रहे हैं। और अगर 5 की बात करूं, 5 कितने हो रहे हैं? 1 2 3, 5 जो है 3 यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टोकन्स का नंबर है। अगर दोबारा से मैं यहाँ पे लिख दूं, टोकन्स और उनका नंबर। ठीक है, टोकन और उनका नंबर। ठीक है, 2 नंबर टोकन जो है 3 बार यूज हुआ है, 3 नंबर टोकन जो है ये 4 बार यूज हुआ है, 5 नंबर टोकन जो है ये 3 बार यूज हुआ है, 7 नंबर टोकन एक यहाँ यूज हुआ है, यहाँ पे हुआ है तो ये 2 बार यूज हुआ। 11 नंबर टोकन की बात करें तो ये 1 2 3 बार यूज हुआ है, और 30 नंबर टोकन जो है वो एक ही बार यूज हुआ है। ठीक है, और ये क्यों बता रहे हैं, ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि 6 इंटरव्यूअर्स हैं, कि एक ने 2 नंबर टोकन यूज किया होगा, एक ने 3 किया होगा, एक ने 5 किया होगा, एक ने 7 किया होगा, एक ने 11 और एक ने 13। और जिसने 2 किया होगा उसने 3 बार किया होगा, जिसने 3 किया होगा उसने 4 बार किया होगा, जिसने 5 नंबर टोकन यूज किया होगा उसने 3 बार किया होगा। ध्यान आपको ये रखना है कि हर जो इंटरव्यूअर है वो टोकन यूज करता है ऑफ अ सिंगल फेस वैल्यू ओनली। तो अगर किसी ने 2 नंबर टोकन यूज किया तो वो उसको 3 बार यूज करेगा। ठीक है, और इन 6 इंटरव्यू में से अगर किसी ने 3 नंबर टोकन यूज किया तो उसको 4 बार ही वो यूज करेगा। अब उसके बाद हमारे पास ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। देखो अब हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन यूज होगी कि कौन सा टोकन कितनी बार यूज हुआ है और उसको कौन यूज कर सकता है। ठीक है, अगर ये सब कुछ लेके चलेंगे तभी ये सेट सॉल्व हो सकता था। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इंटरव्यूअर और कैंडिडेट को लेके चलोगे और नंबर ऑफ टोकन्स के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तभी सेट सॉल्वेबल नहीं है। यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें बनाना पड़ेगा टेबल जिसमें 2 फेस वैल्यू, 3 फेस वैल्यू, 5 7 11 वाले टोकन हमारे पास हैं, ये कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, अब देखना है कि किसको क्या मिला यहाँ पे। अब पहली इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि फातिमा, एक काम करते हैं यहाँ पे, चलो अभी रख लो, फातिमा अवार्डेड टोकन टू एवरीवन एक्सेप्ट काहिरा। अब इसका क्या मतलब है? फातिमा ने सबको टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया, काहिरा को नहीं किया। तो फातिमा ने अगर काहिरा को नहीं किया तो उसका मतलब उसने 4 लोगों को टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया। अब 4 टोकन्स कौन किस नंबर के यूज हो रहे हैं? 4 टोकन्स जो हैं वो टोकन नंबर 3 वाले यूज हो रहे हैं। 4 टोकन्स टोकन नंबर 3 वाले यूज हो रहे हैं। इसका मतलब जिसकी फेस वैल्यू टोकन की 3 है वो 4 बार यूज हुआ, वो फातिमा ने यूज किया उसको। यहाँ एफ लिख लेते हैं, उसको फातिमा ने यूज किया, उसने सबको दिया एक्सेप्ट काहिरा। तो फातिमा ने प्रगन्या काहिरा को छोड़ के इन बाकी 4 को 3 नंबर फेस वैल्यू का टोकन दिया, तो हमने 3 वाला जो है उसको यूज कर लिया। ठीक है जी। वाइल अधरा अवॉर्डेड टोकन टू नो वन एक्सेप्ट प्रगन्या। अब अधरा ने सिर्फ प्रगन्या को ही टोकन दिया है, इसका मतलब अधरा ने वो टोकन यूज किया जो सिर्फ एक ही बार यूज हुआ। एक ही बार यूज हुआ टोकन नंबर 13। इसका मतलब 13 नंबर टोकन जो था वो प्रगन्या को दिया गया और वो अधरा ने दिया था, और ये किसी को नहीं मिला। और इसका मतलब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बने थे हमारे पास, उसमें जो 13 का कॉम्बिनेशन है वो प्रगन्या को जाएगा। 13 का कॉम्बिनेशन बनता था 390 के साथ, 390 वाज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, तो 13 का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रगन्या को जाएगा, तो प्रगन्या को जो पैसा मिला है वो मिला है 390,000। ठीक है, यहाँ पे 390 लिख लेते हैं एक बार, 1000 तो हमें पता ही जाएगा यहाँ पे। और इसका मतलब इसको और क्या मिला है? इसको 2 3 5 भी मिला है, तो इसको 2 भी मिला है, 3 भी मिला, 5 भी मिला है, इसको 7 और 11 नहीं मिले। ठीक है जी, यहाँ से हमें समझ आ गया, इसको छोड़ देते हैं हम। अब नेक्स्ट पॉइंट, रशीदा रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन दैट एनीवन रिसीव्ड। देखो एनीवन रिसीव्ड मतलब मैक्सिमम टोकन कितने हो सकते हैं? 4। एक तो 4 वाला जो है केस प्रगन्या को चला गया, एक 4 वाला केस अभी बचा हुआ है। ठीक है, वो 210 वाला केस है, वो रशीदा को जाएगा। इसका मतलब रशीदा को 210,000 मिला, तो उसको जो टोकन मिले वो मिले 2357, तो 2 3 5 और 7 ये इसको मिले हैं। ठीक है जी, बट शी डिड नॉट रिसीव वन फ्रॉम एस्थर। अब रशीदा को एस्थर से कुछ नहीं मिला। अब देखो, रशीदा को 4 यहां से मिल गए, रशीदा को एक तो 13 वाला नहीं मिला है, 11 वाला नहीं मिला। 13 वाला हमें पता है कि अधरा के पास है, 11 वाला भी उसको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 11 वाला जो है वो एस्थर यूज कर रहा है।
ठीक है, एस्टर 11 वाला यूज कर रहा है, और 11 वाला जो है वो 3 बार यूज हुआ है, 11 वाला 3 बार यूज हुआ है। तो 3 बार, अब देखो 3 बार कहाँ यूज होगा, 5 लोगों में से 2 तो क्रॉस क्रॉस हो गए, इसका मतलब सिर्फ यहीं पे यूज होगा, सिर्फ यहीं पे यूज होगा, तो हमने ये भी यूज कर लिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो, काहिरा को 11 मिल चुका है, काहिरा को 11 मिल चुका है, ठीक है। अब काहिरा को 3 नंबर नहीं मिलता, काहिरा को 3 नंबर टोकन नहीं मिलेगा क्योंकि फातिमा ने इसको टोकन नहीं दिया था। तो इसका मतलब ये है कि काहिरा को अगर 11 मिलता है तो 11 तो तीनों में आ रहा है, इन तीनों वैल्यूज में आ रहा है, लेकिन इन तीनों वैल्यूज में अगर आप देखोगे तो 2 वैल्यूज में 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, जबकि काहिरा को 3 नंबर टोकन नहीं मिला, तो मतलब ये भी काहिरा को नहीं मिल सकता, ये भी नहीं मिल सकता, तो काहिरा को यही मिलेगा। तो काहिरा को अगर ये मिलता है तो इसका मतलब काहिरा को जो टोटल मिला वो 77,000 मिला, और काहिरा को 11 नंबर मिला, और साथ में इसको मिला 7 नंबर। ठीक है, तो कायरा को ये नहीं मिलेगा। तो इससे मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हाउ मेनी टोकन डिड कायरा रिसीव। तो कायरा का आप देख सकते हो 2 ही टोकन मिल रहे हैं, एक 7 वाला और एक 11 वाला। ठीक है, अब 3 अमाउंट्स हमारे पास आ गए। और एक और चीज यहाँ पे, बिथी अवार्डेड अ टोकन टू सुमायरा बट नॉट टू कायरा, वाइल धानवी अवार्डेड अ टोकन टू कायरा बट नॉट टू सुमायरा। अब धानवी ने कायरा को टोकन दिया है, अब कायरा का एक टोकन तो है जो उसको एस्थर ने दिया, 7 नंबर उसको कौन देगा फिर, यहाँ क्लियरली लिखा है धानवी देगी, इसका मतलब धानवी ने उसको 7 नंबर टोकन दिया था, तो 7 नंबर टोकन जो है वो धानवी के पास है। ठीक है जी। अब इसके बाद बिथी रह गई और रह गई शाया, उनका हमें नहीं पता, तो हो सकता है बिथी को ये मिला हो, शाया ने यहाँ दिया हो, या फिर बिथी को यहाँ हो और शाया को यहाँ हो। ठीक है, इनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन थी हमने उसको यूज कर लिया। ऐसे अगर अमाउंट्स की बात करें तो अमाउंट्स में अभी 66 और 165 रह गया, तो अगर 66 समायरा को मिलता है तो 165 तंत्रा को मिलेगा, या फिर अगर 165 इसको मिलता है तो इसको 66 मिलेगा। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली रिसीव द टोकन फ्रॉम बिथी बट नॉट फ्रॉम धानवी। डेफिनेटली वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो रशीदा, रशीदा को देखा जाए तो उसको बिथी से भी मिल सकता है, धानवी से भी मिल सकता है। बिथी के पास 2 5 में से कोई भी एक हो सकता है, दोनों रशीदा को मिल रहे हैं, उसको धानवी का भी मिल रहा है। लेकिन अगर अगर आप प्रगन्या को देखोगे तो प्रगन्या को बिथी से तो पक्का मिल रहा है, बिथी या तो 2 नंबर देगी या 5 नंबर देगी, तो उसको 2 या 5 में से कोई एक तो मिलना ही मिलना है, लेकिन उसको धानवी से नहीं मिला, ये हमें पक्का पता है, तो आंसर इसका प्रगन्या आ जाएगा। अब काहिरा को तो ऑब्वियसली बात है बिथी से मिला ही नहीं है, लेकिन तंत्रा की अगर मैं बात करूं तो तंत्रा का हमें पता नहीं है, बिथी उसको यहाँ पे दे सकती है, हो सकता है बिथी ने उसको यहाँ पे यहाँ दिया हो, या फिर यहाँ बिथी का यहाँ भी हो सकता है। अगर बिथी यहाँ देती है तो बिथी के 3 यहीं पूरे हो जाएंगे, तो समायरा को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए और उसके इसमें धानवी का पता नहीं अभी हमें, ठीक है ना, लेकिन उसे यहाँ लिखा है बिथी वाले डोकुंडो समायरा। ठीक है, अगर बिथी यहाँ पे है तो बिथी जो है समायरा को, चलो समायरा तो खैर है ही नहीं यहाँ पे, ऑप्शन में नहीं है, तंत्रा की बात हो रही है यहाँ पे, माई मिस्टेक, तंत्रा की बात हो रही है। हाँ, समायरा को तो पक्का था, तंत्रा का नहीं पता। अब बिथी अगर मान लो बिथी 5 वाली है तो बिथी हो सकता है समायरा को थर्ड यहाँ पे दे दे, उसको यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है ना। और धानवी तो, धानवी से तो इसको मिल ही नहीं रहा, 7 वाले 2 थे, 7 वाले 2 तो कंप्लीट हो गए, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली की बात हो रही है, तो बिथी से इसको मिलना ही मिलना है, जरूरी नहीं है तंत्रा को, ना हो सकता है बिथी यहाँ पे समायरा को दे दे और यहाँ पे इसको तंत्रा दे रही है, सॉरी शायद दे रही है, ऐसा भी हो सकता है बिथी जो है समायरा को यहाँ पे दे दे और तंत्रा को यहाँ पे शायद दे दे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो तंत्रा को बिथी से मिले ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी टोकन्स डिड शाया अवार्ड। देखो अब शाया जो है या तो 2 नंबर टोकन देगी या 5 देगी, चाहे वो 2 नंबर दे चाहे 5 नंबर दे, नंबर ऑफ टोकन 3 3 ही होंगे। ठीक है, चाहे 2 नंबर देती है चाहे वो 5 नंबर देती है, दोनों केसेस में नंबर ऑफ टोकन 3 3 ही होंगे। यहाँ पे 3 आ जाएगा। सुमायरा को कितने टोकन मिले हैं, देखो सुमायरा को अगर देखा जाए तो 66 उसका वैल्यू होगी या 165 होगी। अगर 66 होती है तो टोकन मिलेंगे 2 3 11, अगर 165 होता है तो टोकन मिलेंगे 3 5 और 11, तो इन एनी केस उसको 3 टोकन ही मिलने हैं। और तंत्रा को कौन सा अमाउंट मिला है, अगेन तंत्रा को 165 भी मिल सकता है, 66 भी मिल सकता है, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर बन जाएगा। लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो था वो ट्रिकी था। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि टोटल एक क्लास के अंदर 15 गर्ल्स हैं, ठीक है, और सम बॉयज हैं, सम बॉयज पता नहीं कितने हैं, तो 15 यहाँ पे गर्ल्स हैं, और लेट से जो बॉयज हैं वो एक्स हैं। ठीक है, दे आर प्लानिंग अ गेट टुगेदर विच कैन बी इधर 1 डे इवेंट, 2 डे इवेंट और 3 डे इवेंट। 6 सिंगर हैं, तो टोटल 6 सिंगर्स हैं। ठीक है, और 6 सिंगर्स में से उसने ये बोला है कि
4 बॉयज हैं, 4 आर बॉयज, ठीक है। सो 2 गर्ल्स होंगी एंड 10 डांसर्स हैं, 10 डांसर्स भी हैं, और उन 10 डांसर्स में से 4 गर्ल्स हैं, तो 6 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, ठीक है जी। अब कह रहा है सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द गेट टुगेदर। चलो, those students who are interested in attending the 3-day event are also interested in attending the 2-day event, and those who are interested in attending the 2-day event are also interested in attending the 1-day event. तो जो लोग 3-day इवेंट अटेंड करना चाहते हैं वो दोनों, 2 वाले भी करेंगे, और 2 वाले जो करना चाहते हैं वो 1 वाले भी करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो पहला मेरे पास पॉइंट है वो कह रहा है ऑल द गर्ल्स एंड 80% बॉयज आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 1-day इवेंट। तो देखो 1-day इवेंट कौन करना चाहता है? ऑल द गर्ल्स, ऑल द 15 गर्ल्स, 15 गर्ल्स हैं, ठीक है। सो ऑल 15 गर्ल्स दे वांट टू अटेंड द 1-day इवेंट। सो अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख लूँ 1-day इवेंट, 1-day इवेंट, ठीक है, 2-day इवेंट्स एंड 3-day। चलो 1-day इवेंट कौन करना चाहता है? सारी की सारी 15 लड़कियां और 80% बॉयज। मतलब अगर देखो बॉयज का नंबर हमने x माना है तो 0.8x बॉयज ये अटेंड करना चाहते हैं। 60% ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 2-day इवेंट। तो बॉयज का 60% मतलब 0.6x बॉयज जो है वो 2-day इवेंट भी ज्वाइन करना चाहते हैं। सम ऑफ द गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 1-day इवेंट बट नॉट अ 2-day इवेंट। देखो पहले दिन तो सारी लड़कियां जो है 1-day इवेंट जो है सारी लड़कियां अटेंड करना चाहती हैं। अब उनमें से कुछ ऐसी भी जो हैं जो 2-day इवेंट अटेंड नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ हैं जो अटेंड करना चाहती हैं। तो मान लो जो अटेंड करना चाहती हैं उनका नंबर लेट से वाई है, लेट से वाई गर्ल्स हैं, ये गर्ल्स का नंबर है जो जो 2-day इवेंट भी ज्वाइन करना चाहती हैं, अटेंड करना चाहती हैं, उनका नंबर हमने वाई मान लिया, ठीक है। 70% boys who are interested in attending the 2-day event are neither singers nor dancers। बॉयज की बात हो रही है जो 2-day इवेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। 70% जो हैं जो 2-day इवेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो ना तो सिंगर है ना डांसर है। इसका मतलब 30% जो होंगे वो या तो सिंगर होंगे या डांसर होंगे। सो 30% ऑफ 0.6x क्यों ले रहा हूँ? 70% ऑफ द बॉयज जो 2-day इवेंट ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी बात हो रही है, हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2-day इवेंट। तो 2-day इवेंट ज्वाइन करना जो चाहते हैं बॉयज, उनका नंबर 0.6x है। इसका 70% ना तो सिंगर है ना डांसर है, मतलब इसका 30% जो होगा वो या तो सिंगर होगा या डांसर होगा। सो ये हो गया 0.18x। आप कह सकते हो कि जो 0.18x स्टूडेंट्स ने सेकेंड डे ज्वाइन किया है बॉयज ने, दे आर इधर सिंगर और डांसर, वो या तो सिंगर हैं या फिर वो डांसर है। सेम बात 60% गर्ल्स के बाद साथ हो रही है। वाई गर्ल्स ने सेकंड डे पे ज्वाइन किया, अटेंड करना चाहती हैं, उनमें से 60% जो हैं वो ना तो सिंगर है ना डांसर है। इसका मतलब उनका जो 0.4 वाई गर्ल्स का है वो या तो सिंगर है या फिर वो डांसर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आते हैं आगे, अब कह रहा है नो गर्ल इज इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 3-day इवेंट। चलो ठीक है, ऑल द मेल सिंगर्स एंड 2 ऑफ द डांसर्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 3-day इवेंट। अब जो 3-day इवेंट है ना, मुझे उसका ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है ऑल द मेल सिंगर्स। कितने मेल सिंगर्स हैं जी? 4 बॉयज हैं, तो 4 बॉयज मेल सिंगर्स, ठीक है, जो सिंगर्स हैं, एंड 2 ऑफ द डांसर्स। अब ये डांसर्स कौन होंगे? डांसर्स में 6 बॉयज डांसर्स हैं, 4 गर्ल्स डांसर्स हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 3-day इवेंट की। कोई भी लड़की 3-day इवेंट को ज्वाइन नहीं करना चाहती, इसको अटेंड नहीं करना चाहती। इसका मतलब जो 2 डांसर्स की बात यहाँ पे हो रही है, 2 डांसर्स हु आर इंटरेस्टेड इन द 3-day इवेंट, दे मस्ट बी बॉयज। सो 2 बॉयज हु आर डांसर्स, दे आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द 3-day इवेंट, ठीक है जी। अब यहाँ तक हमें इतनी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई। इसके बाद देखते हैं इसको कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। नो डाउट ये सेट इजी तो कतई नहीं था। पेपर में अगर हम 40 मिनट्स का टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं तो उसमें तो ये सेट डुएबल नहीं था। अब कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है इसके बाद इतना सोचना पेपर के अंदर पॉसिबल नहीं है। लेट्स सी अब इसको करना क्या है। मुझे यहाँ पे दिया गया है कि जितने भी लोग जो 3-day इवेंट में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो 2-day इवेंट पे जाने के लिए भी इंटरेस्टेड होंगे। इसका मतलब ये जो 4 बॉयज सिंगर्स और 2 बॉयज डांसर्स जो जिन्होंने 3-day इवेंट में जिन्होंने जाना जो जाना चाहते हैं, ये लोग 2-day इवेंट में भी आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 2-day इवेंट की बात करूं तो मुझे इतना पता है कि 2-day इवेंट के अंदर ये 4 बॉयज जो जो सिंगर्स हैं और 2 बॉयज जो डांसर्स हैं ये तो आएंगे आएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 3-day इवेंट वाले में इंटरेस्टेड है तो 2-day वाले में भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि यहाँ से लिखा हुआ है ये चीज। अब देखो टोटल सिंगर्स जो बॉयज थे वो 4 थे, चारों बॉयज यहाँ पे हमने
सिंगर्स जो है यहाँ पे 2 डे इवेंट में रख लिए। इसका मतलब मैं बॉयज जो सिंगर्स बॉयज है ना उनको तो मैं नहीं इंक्रीज कर सकता, मैं डांसर बॉयज को इंक्रीज कर सकता हूँ। और मुझे क्या दिया गया है कि 0.18x जो थे देवर इधर सिंगर और डांसर। 0.18x जो थे वो सिंगर थे या फिर डांसर थे। अब इसका मतलब ये हो गया, देखो अब 2 डे इवेंट में ये लोग तो है ही हैं प्लस एक्स डांसर्स और हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? मेल्स की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेल्स की। 4 बॉयज मेल, 2 बॉयज, ये वाले डांसर जो हैं ये भी मेल्स। ठीक है, ये सिर्फ मेल्स की बात हो रही है, ओनली मेल्स, ये सिर्फ मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये 4 बॉयज जो सिंगर थे, 2 बॉयज जो डांसर्स थे, इन्होंने 3 डे इवेंट में पार्टिसिपेट किया। तो इनमें ये 2 डे में तो करेंगे करेंगे, इनके अलावा और कितने एक्स डांसर्स हैं जो मेल्स हैं जो 2 डे इवेंट में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिंगर्स तो हम इंक्रीज कर ही नहीं सकते क्योंकि 4 ही लड़के हैं जो सिंगर्स हैं। ठीक है, अब देखो मुझे इतना पता है कि अगर यहाँ पे देखा जाए 4 और 2 6 तो हो ही चुका है ना, तो 6 तो ये हो गए प्लस एक्स की वैल्यू जो भी होगी। इनफैक्ट मुझे यहाँ एक्स नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे कुछ और वेरिएबल रख लेते हैं। लेट से बी रख लिया यहाँ पे हमने, एक्स इसलिए रख लिया क्योंकि एक्स यहाँ पे हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। 6 + b, ठीक है, ये 0.18x होना चाहिए। ठीक है, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो सिंगर या डांसर है, राइट। अब अगर मैं b को 1 देता हूं तो 7 बनता है। 7 = 0.18x करोगे तो x की वैल्यू इंटीजर नहीं बनती। b को 2 रखोगे तो 8 आएगा, ये भी इंटीजर नहीं बनता। b को 3 रखोगे तो 9 आएगा, ये इंटीजर बनेगा। इसका मतलब अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे 3 रखता हूँ एक्स्ट्रा, तो 6 + 3 9 आ जाएगा। ठीक है, 6 + 3 यहाँ पे 9 आ जाएगा। सो ये 0.18x के बराबर हो गया। इसका मतलब 0.18x जो है ये आपके पास 9 बन गया, तो यहाँ से x की वैल्यू बनेगी आपके पास 50। ठीक है, x आपका 50 हो गया। x क्या ज्यूम किया था हमने, याद करो, x किया था नंबर ऑफ बॉयज, कितने बॉयज हैं क्लास में, ये पहला क्वेश्चन यही था, तो आंसर इज 50। अब इसके बाद नहीं आएगी वैल्यू, आप चेक कर सकते हो। देखो जो डांसर्स है ना वो 6 ही लड़के डांसर्स हो सकते हैं। 3 पे चेक कर लिया आपने, वहां वैल्यू बन गई, मिल गई आपको। अगर ऐसे अगर आप यहाँ पे 4 पुट करते हो ना, 10 करते हो यहाँ पे, तो 10/0.18 ये आपको इंटीजर नहीं देगा। ठीक है ना, यहाँ पे 4 रखोगे तो 10 बन जाएगा। यहाँ पे 5 रखेंगे तो 11 बन जाएगा, वो भी आपको इंटीग्रल वैल्यू नहीं देगा। यहाँ 6 रखोगे तो भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी, इंटीग्रल वैल्यू सिर्फ b को 3 रखने पे आएगी। तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब कह रहा है विच द फॉलोइंग कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। द नंबर ऑफ बॉयज हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 1 डे इवेंट एंड आर नीदर डांसर्स नॉर सिंगर्स। देखो यहाँ पे मुझे इतना पता है, अगर मैं 2 डे इवेंट की बात करूं तो 2 डे इवेंट में 4 सिंगर्स थे बॉयज, और 2 बॉय डांसर, ये हो गए 3 ये हो गए, तो 5 डांसर्स थे। ठीक है, 2 डे इवेंट के अंदर की बात करूं मैं, अगर ये बात कर रहा हूँ बॉयज की मैं, राइट। अब ये तो 2 डे की बात हो रही है। अब जिन्होंने 1 डे इवेंट में पार्टिसिपेट किया है वो 4 सिंगर, देखो क्योंकि ये 4 सिंगर्स ने 3 डे इवेंट में पार्टिसिपेट किया, ये 4 सिंगर्स 2 में भी करेंगे, ये 4 सिंगर 1 डे में भी करेंगे। और मुझे इतना पता है कि ये जो 5 बॉयज 5 डांसर्स हैं जिन्होंने 2 डे इवेंट में ज्वाइन किया, अटेंड किया है, ये 5 लोग तो यहाँ पे करेंगे ही करेंगे 1 डे में। लेकिन हमारे पास 6 डांसर्स हैं, तो हो सकता है कि अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ भी अटेंड नहीं किया। यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास थी दैट सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द गेट टुगेदर। अब हो सकता है जो एक डांसर बच गया वो इंटरेस्टेड ही ना हो किसी भी तरह की इवेंट में, उस केस में यहाँ पे 5 डांसर्स ही होंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जो एक बंदा बच गया था, जो एक डांसर बच गया था, जो सेकंड जो 2 डे इवेंट पे नहीं गया, वो यहाँ आ जाए, उस केस में 6 डांसर भी हो सकते हैं। इसका मतलब डे 1 के ऊपर या 1 डे इवेंट के अंदर 4 सिंगर बॉयज तो जरूर होंगे, लेकिन जो डांसर बॉयज होंगे वो 5 भी हो सकते हैं, वो 6 भी हो सकते हैं। अब कह रहा है क्या निकाल सकते हो यहाँ पे, कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? तो नंबर ऑफ बॉयज हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 1 डे इवेंट आर नीदर डांसर और नॉट सिंगर, ये हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये हम तभी निकाल सकते हैं अगर मुझे नंबर ऑफ डांसर्स का पता हो। ठीक है, मुझे पता है कि पहले दिन के ऊपर यहाँ पे 0.8x मतलब टोटल 50 लोग हैं, 50 बॉयज हैं, 40 बॉयज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना, गर्ल्स तो सारी की सारी थी, तो डांसर और सिंगर गर्ल्स तो सारी की सारी आ जाएंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि डांसर बॉयज कितने थे। जब तक मुझे डांसर बॉयज का नहीं पता चलता तो मैं उनके बारे में नहीं निकाल सकता जो डांसर्स नहीं है। ठीक है, तो ये तो हम पता नहीं कर सकते। हाँ, सेकंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि नंबर ऑफ फीमेल डांसर्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 1 डे इवेंट, वो तो हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि पहले दिन तो सारी लड़कियों ने 1 डे इवेंट को अटेंड करना जो था वो मंजूर किया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा था ऑल द गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 1 डे इवेंट। तो अगर 1 डे इवेंट अटेंड करने के लिए सारी गर्ल्स तैयार हैं, इसका मतलब
जो फीमेल डांसर्स हैं सारी की सारी आ जाएंगी। ठीक है, फीमेल डांसर्स कितनी थी यहाँ पे, 4 थी। तो 4 की 4 लड़कियों ने जो वन डे इवेंट थी वो अटेंड की थी, तो ओनली 2 बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन 3। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग अ 2 डे इवेंट। ठीक है जी, 2 डे इवेंट के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अब देखो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इतना पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए यहाँ पे। अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात करूँ मैं यहाँ पे, अब तो टोटल स्टूडेंट्स तो मुझे समझ आ गया है कि 15 लड़कियां हैं और 50 लड़के हैं, तो टोटल हो गए हमारे पास 65 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, सेकंड डे की बात कर रहे हैं तो बॉयज का नंबर मुझे 0.6x पता है। ठीक है, 0.6x मुझे पता है कि वो 50 है, तो बॉयज का नंबर तो यहाँ पे हो गया 30। बॉयज का नंबर तो 30 हो गया। अब निकालना है गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स कितनी होंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर गर्ल्स का नंबर मुझे निकालना है तो उसके लिए देखो 0.4y गर्ल्स जो थी वो सिंगर या डांसर थी। ठीक है जी, अब इसको उठा देते हैं एक बार के लिए। 0.4 जो गर्ल्स थी वो सिंगर या डांसर थी। और लास्ट में एक चीज और बोली गई है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ सिंगर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 2 डे इवेंट इज वन मोर देन द नंबर ऑफ डांसर्स इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 2 डे इवेंट। देखो सिंगर्स की मैं बात करूं तो जिन्होंने 2 डे इवेंट अटेंड किए है, सिंगर तो सारी थे, है ना। 4 बॉय सिंगर जिन्होंने 3 डे इवेंट अटेंड की थी वो चारों के चारे सिंगर्स। अगर यहाँ पे इस तरफ सिंगर्स करते हैं, इस तरफ डांसर्स करते हैं, तो 4 लड़के जिन्होंने 3 डे इवेंट अटेंड की उन्होंने 2 डे इवेंट भी अटेंड की। ठीक है ना, वो 4 लड़के तो हैं ही हैं। लड़कियां कितनी है पता नहीं, लेट्स से उनका नंबर ए है। और डांसर्स, डांसर्स में मुझे पता है कि 2 डांसर्स जो थे वो उन्होंने 3 डे इवेंट ज्वाइन की। 3 हमने यहाँ पे निकाल दिया था। ठीक है ना, 3 यहाँ पे निकाला, 2 और 3 कितना हो गया 5। तो 5 डांसर्स तो यहाँ पे हैं, हमने पहले ही सॉल्व कर दिया था इसको पिछले क्वेश्चन के अंदर। ये जो 3 आ रहा है, 3 डांसर्स जो यहाँ पे जिन्होंने सिर्फ 2 डे इवेंट अटेंड की, और 2 वो थे जिन्होंने साथ में 3 डे इवेंट भी अटेंड की थी। तो 5 तो बॉयज डांसर्स हैं। लड़कियां कितनी हैं पता नहीं, तो उनका नंबर बी मान लो आप। ये बी गर्ल्स क्या है, ए जो है दिस इज द नंबर ऑफ गर्ल्स सिंगर्स एंड बी इज द नंबर ऑफ डांसर गर्ल्स डांसर्स जिन्होंने 2 डे इवेंट को ज्वाइन किया है। अब कह रहा है तो नंबर ऑफ सिंगर्स जो थे दैट वाज 1 मोर देन द नंबर ऑफ डांसर्स। तो जो सिंगर्स हैं ये डांसर से एक ज्यादा हैं, तो मतलब +1 यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ मुझे मिलता है a माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। ए क्या है, ए इज द गर्ल्स हु आर सिंगर, बी इज द गर्ल्स हु आर डांसर्स। अब देखो अगर मैं सिंगर गर्ल्स की बात करूं ना, सिंगर जो है गर्ल्स वो है ही 2। ठीक है, तो अगर a माइनस बी का डिफरेंस मुझे 2 चाहिए, तो ए की तो वैल्यू मैक्सिमम आ ही 2 सकती है। ए की मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगी, बी की वैल्यू 0 बन जाएगी उस केस में। इसका मतलब ये है कि 2 ही लड़कियों ने यहाँ पे सिंगर या डांसर के फॉर्म में ज्वाइन किया था। तो उनका नंबर कितना है 0.4y। तो 0.4y जो है वो 2 के बराबर है। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 20/4, मतलब y आ जाएगा 5। ठीक है, तो y की वैल्यू या गर्ल्स की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब सेकंड डे में कितने लोगों ने अटेंड किया, 30 बॉयज थे 5 गर्ल्स। तो सेकंड डे की अगर मैं बात करूं तो सेकंड डे नहीं 2 डे इवेंट, सॉरी 2 डे इवेंट को कितने लोगों ने अटेंड किया। 2 डे इवेंट को देखा जाए तो 30 + 5 35 स्टूडेंट्स ने अटेंड किया आउट ऑफ 65। तो ये बनेगा मेरे पास 7/13। तो 7/13 इसका आंसर बन जाएगा। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इन्हीं में से निकल के आएगा। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूड अबाउट द नंबर ऑफ मेल डांसर्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 1 डे इवेंट। 1 डे इवेंट में मेल डांसर्स अभी हमने सॉल्व किया यहाँ पे, उनका नंबर 5 भी हो सकता था, उनका नंबर 6 भी हो सकता है, तो आइदर 5 और 6। हाउ मेनी फीमेल डांसर्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द 2 डे इवेंट, वो यहाँ से सॉल्व किया हमने। फीमेल डांसर्स उनका नंबर कितना आ रहा है यहाँ पे 0। ऑप्शन 1 आपका आंसर बन जाएगा। सो दिस वाज द सेट, नॉट एन इजी वन, पेपर में करने लायक ये बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि द मैनेजमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी हॉकी टीम वाज इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ 4 women players Amla, Bimla, Harita and Sarita for the possible selection in the university team for the next year. For this purpose, the management was looking at the number of goals scored by them in the past 8 matches, numbered 1 through 8. The 4 players together had scored a total of 12 goals in these matches. In the 8 matches, each of them had scored at least 1 goal. No two players had scored the same number of टोटल नंबर ऑफ गोल्स। ठीक है जी, अब देखो ये हमारे पास इसके बाद इंफॉर्मेशन है। पहली बात तो ये है कि टोटल इन चारों ने मिलके ए बी और हरिता और सरिता H और S, इन्होंने मिलके टोटल जो गोल्स किए हैं ना वो किए हैं 12। ठीक है,
अगर टोटल 12 गोल्स किए हैं तो यहाँ पे एक चीज और बोली है दैट नो टू प्लेयर्स हैड स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गोल्स। तो ये 12 कैसे बन सकता है? ये 12 या तो बनेगा 1 2 3 और 6 के साथ, या फिर ये 12 बनेगा 1 2 4 और 5 के साथ। ठीक है, जब अगर इनके नंबर ऑफ गोल्स बराबर नहीं है तो या तो 1 2 3 6 बनेगा या फिर 1 2 4 5 बनेगा। अब बाकी कुछ ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसको यूज करके हमें अरेंज करना है सेट को। पहली बात तो ये है कि ये देखने में लग रहा है कि इसमें हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है, गोल्स की बात हो रही है, तो ये गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट है। नहीं, ये गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट नहीं है, ये बेसिक अरेंजमेंट का सेट है। ठीक है, इसमें बात जरूर गोल्स की हो रही है, बट जो सेट है वो गेम्स एंड टूर्नामेंट से रिलेटेड नहीं है ये वाला। ये सेट जो है ये सिंपल अरेंजमेंट का सेट है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है ओनली वन गोल वाज स्कोर्ड इन एवरी इवन नंबर मैच। तो इवन नंबर मैच मतलब 2 4 6 8, इसमें सब में एक एक गोल हुआ था। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक गोल हुआ। हरिता स्कोर्ड मोर गोल्स देन बिमला। ठीक है जी, हरिता ने बिमला से ज्यादा गोल्स किए थे। द हाईएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग द मैच 4 and 8। बिमला स्कोर्ड गोल इन मैच 1 एंड 1 ईच इन द अदर 3 कंसेक्टिव मैचेस। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ? बिमला ने कितने गोल किए? बिमला ने गोल किए, एक तो मैच 1 में किया उसने, मान लिया, और 3 और मैचेस में किया, कंसेक्टिव मैचेस में। तो इसका मतलब उसने टोटल 4 गोल किए। बिमला ने अगर 4 गोल किए तो इसका मतलब एक पर्सन ऐसा जो 4 गोल कर रहा है, तो ये पहला केस नहीं होगा, दूसरा केस बनेगा 1 2 4 5 वाला। तो बिमला ने किए 4 गोल, और क्योंकि हरिता ने उससे ज्यादा गोल किए हैं तो हरिता ने किए होंगे 5 गोल। ठीक है, तो 4 और 5, इसका मतलब आमला ने 1 किया होगा तो सरिता ने 2, इसने 1 किया होगा तो इसने 2 किया होगा। बाकी देख लेंगे, अगर ये 1 2 निकाल पाते हैं यूनिकली तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो फिर ये ऐसे चलना पड़ेगा। अब हरिता ने सबसे ज्यादा गोल किए हैं और उसने बोला है थर्ड पॉइंट में द हाईएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस इंक्लूडिंग द मैच 4 and 8। तो इसका मतलब हरिता ने मैच 4 में भी किया गोल और मैच 8 में भी गोल किया। ठीक है, और मैच 4 और मैच 8 में एक एक गोल ही हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि बिमला ने जो एक गोल किया वो तो एक तो मैच 1 में किया, मैच 1 में गोल करवा दिया उसका। ठीक है, 1 ईच इन 3 अदर कंसेक्यूटिव मैचेस। अब जो कंसेक्यूटिव मैचेस वो कौन से होंगे इसके? देखो कंसेक्यूटिव ये नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें करेंगे तो फिर फोर्थ मैच में 2 गोल हो जाएंगे। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव मैच में ये तो कभी आ ही नहीं सकता, 4 नंबर मैच तो आ ही नहीं सकता। तो कंसेक्यूटिव मैच इसके सिर्फ 5 6 7 ही होंगे जहां पे बिमला 4 गोल करेंगे। ठीक है, और जो हाईएस्ट स्कोरर था उसने 4 और 8 में किया, एंड हाईएस्ट स्कोरर स्कोर्ड गोल्स इन एग्जैक्टली 3 मैचेस। उसने एग्जैक्टली 3 मैचेस में गोल किए थे। तो एक गोल किया उसने मैच 4 में, एक 8 में किया। इसका मतलब हरिता ने एक गोल किया है मैच नंबर 4 में, एक किया है मैच नंबर 8 में, तो एक मैच में वो 3 गोल करेगी। ठीक है, एक मैच में वो 3 गोल करेगी। वो मैच 1 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो मैच नंबर 5 भी हो सकता है, वो मैच नंबर 7 भी हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है एन इक्वल नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 3 and 7 व्हिच वाज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन ईदर मैच 1 और 5। इक्वल नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड इन मैच 3 and 7। इसका मतलब ये हो गया कि हरिता यहाँ पे 3 गोल नहीं कर सकती, मैच 3 में वो 3 गोल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर हरिता ने यहाँ मैच 3 में 3 गोल कर दिए तो यहाँ पे 3 गोल हो जाएंगे, ऐसे 7 में भी 3 गोल हो जाएंगे। ठीक है, जबकि पॉइंट नंबर 6 कह रहा है द मैच इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड दैट वाज यूनिक एंड वाज नॉट मैच नंबर 5। इस केस में क्या होगा? अगर हरिता यहाँ पे 3 गोल करती है लेट से, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई 2 गोल करेगा। लेट से वो 2 गोल सरिता कर रही है, लेट्स अज्यूम, क्योंकि सरिता ही बची, हरिता के गोल जो होने थे हो गए, बिमला के जो होने थे हो गए। सरिता ने मान लो यहाँ 2 गोल कर दिए, और आमला ने जो 1 गोल करना था लेट से उसने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब इस केस में 3 नंबर मैच में और 7 नंबर मैच दोनों में ही 3 3 गोल हो रहे हैं, जो हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, जो हाईएस्ट नंबर है, जो पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से, राइट? तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब उसने 3 नंबर में तो नहीं किया गोल, ना ही वो 7 में कर सकती है। सेम लॉजिक से अगर 7 पे यहाँ करेगी तो यहाँ 3 और 1 4 हो जाएंगे, तो यहाँ भी 4 गोल चाहिए होंगे, है ना, बराबर चाहिए होंगे, तो वो फिर हाईएस्ट हो जाएंगे। तो ये भी नहीं हो सकता। 5 में वो कर नहीं सकती 3 गोल, क्योंकि अगर यहाँ 3 गोल करेगी तो यहाँ फिर 4 गोल हो जाएंगे जो हाईएस्ट हो जाएंगे, है ना। यहाँ 4 गोल हो जाएंगे टोटल इस मैच के, जो हाईएस्ट हो जाएंगे, जबकि उसने बोला है हाईएस्ट गोल 5 नंबर में नहीं हो सकते, तो यहाँ भी नहीं हो सकते। इसका मतलब जो 3 गोल करेगी वो 3 5 7 में नहीं कर सकती, वो सिर्फ 1 में ही कर सकती है।
तो 3 गोल उसको यहीं पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब बिमला के जो 4 गोल होने थे हमें पता चल गए कौन से हैं, हरिता के भी पता चल गए हमें कौन से हैं। और अब देखो, सरिता ने 2 गोल करने हैं तो अमला 1 करेगी, या फिर अमला 2 करेगी तो सरिता 1 करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो गोल्स हैं 7 नंबर मैच में वो 1 गोल तो हो ही रहा है, तो 3 नंबर मैच में 1 गोल तो करना ही है। ठीक है, और गोल जो मेरे पास बचे ना, वो बचे सिर्फ 3 देखा जाए तो, क्योंकि अगर देखा जाए तो टोटल जो गोल है 12 हैं, 12 में से देखा जो काउंट करो, 1 3 4 5 6 7 8 9 गोल हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। 3 गोल बचते हैं हमारे पास जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अगर मैं देखो 7 को 1 गोल और देता हूँ, 7 में 2 गोल हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर मुझे 3 में भी 2 गोल करने पड़ेंगे। उस केस में मैच नंबर 2 में कोई गोल नहीं हो पाएगा, मैच नंबर 2 में कोई भी गोल हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप 7 नंबर मैच में और कोई गोल कर ही नहीं सकते, वहां पे एक ही गोल होना है, वो हो चुका है। अब बाकी बचा आमला और सरिता का। अभी हमें इसका नहीं पता कौन कहाँ पे गोल करेगा। लेट अस अज्यूम कि आमला अगर यहाँ पे गोल करती है, ठीक है, तो सरिता जो है वो कहाँ करेगी, वो उसको तो एक 3 में करना पड़ेगा। ठीक है, 4 में भी कर नहीं सकती, 7 में भी कर नहीं सकती, 6 में कर नहीं सकती, तो उसको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये पॉसिबिलिटी है अगर आमला एक करती है। ये भी हो सकता है इसी केस में कि आमला यहाँ करे 3 नंबर में, सरिता यहाँ करे और ये यहाँ पे करे। ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना, चलो ऐसे रख लो चाहे, या चेंज करना कर लो तो कर लो चेंज। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आमला यहाँ पे कर रही है तो सरिता यहाँ 2 गोल कर सकती है, अगर आमला यहाँ पे कर रही है तो सरिता यहाँ पे 2 गोल कर सकती है। तो ये किसी तरीके से भी हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि मान लो आमला यहाँ पे 1 गोल कर रही है तो सरिता यहाँ पे 2 गोल कर रही, 1 गोल कर रही है, तो किसी भी तरीके से ये बन सकता है। हमें नहीं पता इसके बारे में अब कैसे बनेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये हमारे पास कंप्लीट अरेंजमेंट है यहाँ पे। ठीक है, हम आमला और सरिता के बारे में अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद, सब कुछ अरेंज करने के बाद यही हमारे पास बन पा रही है फाइनल अरेंजमेंट। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सो पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, वो कह रहा है कि मैच 7 में कितने गोल्स हुए थे। मैच 7 में कितने गोल्स हुए, तो मैच 7 में एक ही गोल हुआ है। ऑप्शन 1 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गोल स्कोर्ड इन द मैच 1 3 5 एंड 7। मैच 1 3 1 में कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। ठीक है, 3 में कितने हो रहे हैं, 1, 5 में 2 और 7 में, देखो 5 में 2 होने ही होने हैं। एक चीज समझो, 5 नंबर में 2 होने ही होने हैं गोल, क्योंकि अल्टीमेटली आमला और सरिता बचे हैं हमारे पास। आमला और सरिता में से एक तो यहाँ गोल करेगा करेगा, एक को तो यहाँ पे गोल करना ही करना है। अब सरिता जो है, ठीक है, जिसके 2 गोल बचे हैं, वो 2 गोल कहाँ करेगी, वो 2 गोल, वो 2 गोल यहाँ भी कर सकती, यहाँ उसको करना ही पड़ेगा 1 गोल। ठीक है ना, यहाँ पे 1 गोल तो उसको करना ही पड़ेगा। जो दूसरा गोल उसका होगा वो यहीं होगा 5 नंबर पे। ठीक है, 5 पे उसको 2 गोल करने पड़ेंगे। और इनफैक्ट अगर आप ऑप्शन भी देखोगे ना, ऑप्शन में मुझे इतना दिख रहा है कि सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर जो दूसरा केस था, यहाँ पे गोल करने वाला वो यहाँ पे आके रिमूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला 1 3 5 7 में कितने गोल, जो सीक्वेंसेस कितना है वो। यहाँ पे देखो 4 तो बन ही रहा है यहाँ पे। मैच नंबर 1 में 4 गोल तो हमने भी बना दिए। ठीक है, और ये 4 गोल हो गए यहाँ पे। अब उसके बाद अगर 4 वाला देखेंगे, ऑप्शन ये बनता है हमारे पास। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 5 लेके चलते हो ना, कि यहाँ पे 5 हो गया, तो अगर यहाँ पे 1 में 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 5 में 0 हो गया, इस केस में 5 में 0 हो रहा है। बट 5 में 0 तो है ही नहीं, 5 में कम से कम एक तो है ही है। 5 में कम से कम एक होगा, तो मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि 4 गोल तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पे। ये ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि 4 गोल तो हमें देख ही रहे हैं, तो इसका मतलब यही एक ऑप्शन बनता है हमारे पास। इसलिए सरिता का जो जो थर्ड गोल होगा, सरिता का सॉरी, एक गोल जो है वो फर्स्ट मैच में नहीं हो सकता, वो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आके हमें समझ आ रहा है। ये ध्यान रखना इस चीज का। तो सेकंड क्वेश्चन देखने के बाद ये चीज समझ आती है कि सरिता यहाँ पे गोल नहीं कर सकती है। तो सरिता का गोल जो होगा वो 1 में नहीं होगा। सरिता का गोल फिर या तो होगा, देखो अगर आमला ने यहाँ पे 1 में किया, अगर आमला 1 पे करती है तो फिर सरिता 3 और 5 में ही कर पाएगी। अगर आमला 1 पे नहीं करती है, ठीक है, तो उस केस में अगर मैं बोलूँ कि सरिता ने 1 में की, सरिता ने यहाँ किया, नॉट 1 सॉरी 2,
सरिता ने अगर यहाँ पे किया तो फिर आमला को यहाँ 3 और 5 में करना पड़ेगा एक गोल। ठीक है, 2 गोल। जो भी बंदा 2 गोल करेगा वो ऐसे करेगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है हमारे पास कि सरिता या आमला कोई भी जो 2 गोल कर रही है लड़की, वो मैच नंबर 1 पे नहीं कर सकती है। थर्ड कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। आमला एंड सरिता नेवर स्कोर्ड गोल्स इन द सेम मैच। वो तो ऑब्वियस ही बात है। आमला और सरिता में एक ने 1 गोल करने हैं, एक ने 2 करने हैं। ठीक है ना। अब आमला ने जिस मैच में 1 गोल करना है वो मैच या तो कौन सा होगा, अगर मान लो आमला 1 गोल करती है तो वो या तो दो में करेगी, 2 में एक गोल करेगी वो, तो सरिता को फिर 3 और 5 में करने पड़ेंगे। ठीक है। और अगर आमला लेट से 3 में करती है तो सरिता को 2 और 5 में करने पड़ेंगे। अगर आमला 5 में करती है तो सरिता को 2 और 3 में करने पड़ेंगे। ये सेम मैच में तो गोल नहीं कर सकती। और उल्टा भी हो सकता था, आमला 2 गोल कर सकती है, सरिता 1 कर सकती है, तो फिर सिचुएशन बिल्कुल उल्टा हो जाती। हरिता एंड सरिता, इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। हरिता एंड सरिता नेवर स्कोर द गोल्स इन द सेम मैच। ठीक है जी। अब देखो सरिता के पास गोल करने के लिए बचा क्या, या तो वो गोल करेगी 2 नंबर मैच में, या वो करेगी 3 में, या वो करेगी 5 में। सिर्फ यही करेगी गोल वो, और कहीं गोल कर ही नहीं सकती वो। और हरिता ने किया है मैच नंबर 1 में, 4 में और 8 में। ठीक है, तो इसका मतलब इनके भी गोल सेम मैच में नहीं होंगे। तो ये भी ऑप्शन आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी फॉल्स है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। इन एवरी मैच एटलीस्ट वन प्लेयर स्कोर्ड अ गोल। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पहले मैच में भी हुआ, सेकंड मैच में भी कोई ना कोई यहाँ गोल करेगा। ठीक है, थर्ड मैच में भी किसी न किसी को तो 1 गोल तो करना ही है यहाँ पे, सरिता कर ले या आमला कर ले, है ना। तो हर मैच में 1 गोल तो हुआ है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नो टू प्लेयर्स स्कोर्स गोल्स इन द सेम नंबर ऑफ मैचेस। नो टू प्लेयर्स स्कोर्ड गोल्स इन द सेम नंबर ऑफ मैचेस। ये भी ठीक है, क्योंकि देखो आमला ने, या तो आमला ने एक ही मैच में गोल करना है, या वो 2 मैचेस में गोल करेगी। ठीक है, लेट से आमला 1 मैच में गोल करती है, और सरिता अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा समझने के लिए सरिता यहाँ कर रही है। अगर आमला ने एक ही मैच में गोल किया, बिमला ने किया 4 मैचेस में, हरिता ने किया 5 में, हरिता ने किया 3 में। ठीक है, बिमला ने किया 4 मैचेस में, हरिता ने किया 3 में, और सरिता ने किया 2 में। तो हर एक ने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ मैचेस में गोल किए। सो नो टू प्लेयर्स स्कोर्ड गोल्स इन द सेम नंबर मैचेस। ये भी ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फॉल्स कौन सी है, ये फॉल्स तो नहीं है। ठीक है, तो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हरिता स्कोर्ड गोल्स इन 1 मोर मैच एज कंपेयर टू सरिता। ये सिचुएशन बनती है, हरिता का मुझे पता है कि उसने 3 मैचेस में किए हैं, तो वो एक ज्यादा है सरिता से, ये वाला पार्ट है। इसका मतलब सरिता जो है 2 मैचेस में गोल करेगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नेसेसरली ट्रू। यहाँ पे देखना नेसेसरली ट्रू बोला है उसने। ठीक है, जो डेफिनेटली ट्रू है हमें वही आंसर करनी है यहाँ पे। पहला कह रहा है आमला स्कोर्ड गोल्स इन कंसेक्यूटिव मैचेस। नहीं जी, इस केस में तो अगर सरिता ने 2 मैचेस में गोल किए तो आमला तो एक ही मैच में गोल करेगी, एक ही गोल करेगी वो, और वो एक ही मैच में होगा, तो वो कंसेक्यूटिव तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सरिता स्कोर्ड द गोल्स इन द कंसेक्यूटिव मैचेस। अब यहाँ पे ना जरूरी नहीं है, ये हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा इस चीज को, ये हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। जरूरी क्यों नहीं है, वो सिचुएशन आपके सामने है। हो सकता है आमला ने सेकंड मैच में किया हो, सरिता ने थर्ड में किया हो, और फिफ्थ में किया हो। ठीक है, पॉसिबल है। उस केस में सरिता के जो गोल्स हैं वो कंसेक्यूटिव नहीं होंगे। कंसेक्यूटिव हो कब सकते हैं, होंगे तब अगर आमला ने मान लो 5वें में किया है और सरिता ने सेकंड थर्ड में किया है, तो उस केस में तो सरिता के गोल कंसेक्यूटिव हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली होंगे पता नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ यहाँ और यहाँ भी हो सकता है। और ये कह रहा है नेसेसरली ट्रू होना चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट कुड बी ट्रू, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, तो ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। राइट। सो ये आपके पास, आपके सामने जो था हमने सारा डिस्कस किया स्लॉट 1 का डीएलआर सेक्शन। तो इसी तरह के और डीएलआर के सेट्स, इनके वीडियोस और ये सब देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। राइट जी। सो आई होप ये चारों सेट्स आप सबको समझ आए। थैंक यू।